इस वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें लाई है कि आप बहुत आसानी से अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो विदाउट एनी कन्फ्यूजन। और इतने इजी में वे में मैंने यहाँ पे समझाया है कि जितना चाहिए उतना ही मैंने इसमें बताया है। तो ये वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको आगे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि मार्क्स स्कोर करने में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सिस्टमिक पैथोलॉजी। तो देखिए एशॉप बॉडी, अब ये जो है वो है रूमेटिक फीवर। ओके, तो रूमेटिक फीवर में जो एशॉप बॉडी होती है वो क्या होता है, ये है पैथोग्नोमिक लीजन इन रूमेटिक फीवर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एशॉप बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम, that it is pathognomic lesion in rheumatic fever. Now these cells, anti-show cells, which are caterpillar nucleus, very important, it has caterpillar nucleus and most common affects mitral valve. In where? In rheumatic fever, mitral valve. Okay, so the trick for reminding mitral valve is just remember rheumatic fever, RM, that's it. R for rheumatic fever and M for mitral valve. Let's see infective endocarditis. So in infective endocarditis, acute will be Staphylococcus aureus. Okay, subacute will be viridans streptococci and vegetations will present on heart. So this is one feature of infective endocarditis. तो आपको समझ में आ गया, एक्यूट, सब एक्यूट और वेजिटेशंस आपको दिखेंगे। फीवर में आपको एशॉप बॉडी दिखेगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आपको वेजिटेशंस दिखेंगे। तो आप देखते हैं टाइम टेबल, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का टाइम टेबल होता है। 4 to 24 आवर्स में क्या होगा, यहाँ पे आपको एक नेक्रोसिस दिखेगा। जैसे लास्ट पार्ट के वीडियो में मैंने बताया था आपको, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस जो है वो सॉलिड ऑर्गन में दिखता है, तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस आपको दिखेगा। और क्या दिखेगा, वेवी फाइबर्स। 4 to 24 आवर्स में आपको दिखेंगे वेवी फाइबर्स, ये याद रखिए, वेवी फाइबर्स। 1 to 3 डेज में क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे। 3 to 7 डेज में मैक्रोफेजेस। याद रखना 1 to 3 डेज न्यूट्रोफिल्स, मतलब कि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एक्यूट इन्फ्लामेशन का सेल कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन का कौन सा होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, तो फिर अगर 1 to 3 डेज है मतलब शुरुआत है, इट इज बिगिनिंग। सो इन बिगिनिंग फेज यू विल सी न्यूट्रोफिल्स, इन लेटर फेज लाइक 3 to 7 डेज यू विल सी मैक्रोफेजेस, and in 4 to 24 hours you will see wavy fibers. Just remember this way. 1 to 2 weeks में क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा ग्रैन्युलेशन टिश्यू। और मोर देन 2 months में क्या दिखेगा, यहाँ पे डेंस कोलेजन स्कार दिखेगा। इट्स वेरी इजी, जस्ट डोंट कंफ्यूज, बिकॉज टेक्स्ट बुक में जो है वो बहुत बड़ा टाइम टेबल होता है और उसमें जो कंटेंट्स भी है ना, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, इसलिए हमें समझ नहीं आता और हम कंफ्यूज होते हैं जब हम हाई यील्ड चीज़ें देखते हैं। अब ये जो वीडियो है आप अच्छे से देखकर 2-3 बार देखकर आप तो आराम से आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी। ठीक है, लेकिन आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो इतने बहुत चीज़ें होती है कि आप इम्पॉसिबल है रहना दिमाग में। तो ये जो है यही क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, अब देखते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। सो मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन आर्टरी जो होती है वो होती है एब्डोमिनल एओर्टा। ओके, और जो मोस्ट कॉमन कोरोनरी आर्टरी होती है वो होती है एलएडी, जो कि मोर्टेलिटी जो होती है या मॉर्बिडिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एलएडी में। सो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं हम लंग कार्सिनोमाज। ओके, तो 4 टाइप के लंग कार्सिनोमाज होते हैं, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा और लार्ज स्केल कार्सिनोमा।
तो एडिनोकार्सिनोमा जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, याद रखना है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है, ओल्ड एज में भी पाया जाता है। अगर ओल्ड एज की हिस्ट्री होगी तो मोस्टली एडिनोकार्सिनोमा होगा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो है वो मोस्टली आपको दिखेगा स्मोकिंग्स में, स्मोकिंग जो करने वाले लोग होते हैं उसमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा देखेगा। अब स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है वो आपको पैरानियोप्लास्टिक है, वी कैन सी दिस कार्सिनोमा इन ACTH एंड ADH। एंड लार्ज सेल कार्सिनोमा इट हैज़ वेरी पुअर प्रोग्नोसिस। सो इफ poor prognosis is given in question, then you have to tick mark large cell carcinoma. If there is any kind of paraneoplastic like ACTH and ADH, then you have to go for small cell carcinoma. If there is any history of smoking, then you have to go for squamous cell carcinoma. Okay, so now asbestos exposure. एस्बेस्टोसिस एक्सपोजर में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है मीजोथेलियोमा होगा। अगर मीजोथेलियोमा है तो इसे क्लिक करिए। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीजोथेलियोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। और एस्बेस्टोसिस एक्सपोजर में उस पेशेंट में माइक्रोस्कोपिकली आपको दिखेंगे फेरुजिनस एस्बेस्टोसिस बॉडीज। तो याद रखना है फेरुजिनस जो दिखेगा वो एस्बेस्टोसिस एक्सपोजर में आपको दिखेंगे। न्यूमोकोनियासिस, इसमें जो सिलिकोसिस होता है, सिलिकोसिस में माइक्रोस्कोपिकली आपको एक सेल कैल्सिफिकेशंस दिखते हैं। और कोलवर्कस न्यूमोकोनियासिस होता है, ये होगा अपर लंग में होगा, आपको याद रखना है अपर लोब। ये अपर लोब फिब्रोसिस होता है, तो लंग्स के ऊपर के हिस्से में जो भी होगा वो कोलवर्कर्स में होगा। तो आपको ऐसा याद रखना है, कोल वर्कर्स जो है वो मतलब कोल के पहाड़ों पे जाते हैं, तो इसलिए अपर लोब पे हो गया। ठीक है, अब जो है एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस जो है वो लोअर लोब में होगा। एस्बेस्टोसिस में जैसे मैंने पहले भी बताया क्या था, मेसोथेलियोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होगा, फेरुजिनस बॉडीज दिखेंगे आपको। और इसमें क्या दिखेगा, सिलिकोसिस में एक शेल कैल्सिफिकेशन दिखेगा। कोल वर्कर्स कोल के पहाड़ पे जाते हैं इसलिए अपर लोब है, एस्बेस्टोसिस नीचे होते हैं सो लोअर लोब फिब्रोसिस होगा। तो अब देखते हैं हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की पैथोलॉजी। तो इसोफेगस में जैसे बैरेट्स इसोफेगस जो है, बैरेट्स इसोफेगस में इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया होता है। बैरेट इसोफेगस किससे होता है, ये होता है मोस्टली गर्ड से। ओके, गर्ड से होगा बैरेट इसोफेगस। इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हो गया तो इसका रिस्क जो बढ़ता है वो बढ़ता है एडिनोकार्सिनोमा। याद रखना है आपको, बैरेट इसोफेगस में एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होता है। और एडिनोकार्सिनोमा जो मैंने बताया था, तो एडिनोकार्सिनोमा जो है वो ओल्ड एज पेशेंट्स में भी होता है। सेकेंड, स्टमक में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एच पाइलोरी। एच पाइलोरी किस, इसमें क्या क्या होगा, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, माल्ट लिम्फोमा होगा और गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा होगा। तो आपको याद रखना है कि एच पाइलोरी से क्या क्या चीज़ें होगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सेप्ट कौन सी चीज़ नहीं होती वो बताओ, तो ये याद रखना है। अब देखते हैं कोलॉन। कोलॉन में जो एपीसी म्यूटेशन है वो क्या रहेगा, फैप रहेगा। केरास जो होगा, केरास में क्या होगा, एडिनोमा होगा। और P50 जो है वो कैंसर करेगा। ओके, तो P50 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्सिनोमा, केरास एडिनोमा और एपीसी म्यूटेशन जो है वो FAP फैप होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रोन्स डिजीज और सेकेंड होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स डिजीज में आपको क्या दिखेगा, ट्रांसम्यूरल दिखेगा, लीजन्स जो है वो कंटिन्यूस नहीं होते, इसमें स्किप लीजन्स होते हैं। अगर स्किप लीजन्स हो गए तो आपको अपीयरेंस दिखेगा वो कोबलस्टोन अपीयरेंस दिखेगा। और ये जो ग्रैन्युलोमा है वो नॉन कैस्केटिंग ग्रैन्युलोमा है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना है, क्वेश्चंस में अगर आ गया टिक मार्क करिए क्रोन्स डिजीज। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में लीजन्स जो है वो आपको दिखेगा कंटिन्यूस लीजन्स। कंटिन्यूस लीजन्स है इसलिए आपको कौन सा अपीयरेंस दिखेगा, लीड पाइप वाला। ओके, लीड पाइप वाला दिखेगा। और यहाँ पे सिर्फ म्यूकस तक ही रहेगा। इसमें जो एब्सेस हो गए वो हो गए क्रिप्ट एब्सेस। और ये रिस्क जो सबसे इंक्रीज करेगा वो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का रिस्क इंक्रीज करेगा। आपको ये जो स्टार्स किए हैं पॉइंट्स वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में अगर इसमें से कोई क्वेश्चन में अगर आ गया तो आपको वो डिजीज टिक करना है।
तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको मैं कुछ ऐसे हाई यील्ड चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं, मैंने कुछ बॉडीज़ कुछ अपीयरेंस मैंने बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में ये आता है तो आपको वो चीज़ टिक मार्क करनी है। जैसे अशॉप बॉडी, आपको पता ही है अशॉप बॉडी होगा तो ये किस में होगा, रूमेटिक फीवर में होगा। मैलोरी डेंग बॉडीज़ जो होती है वो होती है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में। मैलोरी डेंग बॉडीज़ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। काउंसिलमन बॉडीज़ जो होते हैं वो होते हैं वायरल हेपेटाइटिस में, याद रखना है आपको, किसमें होगा, वायरल हेपेटाइटिस। सामोवा बॉडीज़ जो है, सामोवा बॉडीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, मेनिंजियोमा और सीरस ओवेरियन कार्सिनोमा। ये क्वेश्चन आता ही है, ये 100% आता है, चाहे वो एफएमजी हो या नीट पीजी हो। सामोवा बॉडीज़ कहाँ पे होते हैं, कौन से थायराइड कैंसर में होते हैं, तो पैपिलरी में होते हैं। और उसके अलावा कौन सा ट्यूमर है, सीएनएस ट्यूमर है जो कि मेनिंजियोमा में होगा, और सीरस ओवेरियन कार्सिनोमा। ऑर्फन एनी न्यूक्लियस किस में दिखेगा आपको, ये दिखेगा पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में आपको दिखेगा। अब देखते हैं वेरोके बॉडी कहाँ पे दिखेगा आपको, ये मिलेगा आपको श्वानोमा, श्वानोमा में वेरोके बॉडीज दिखते हैं। देन ऑनियन स्किन अपीयरेंस कहाँ पे दिखता है, ये दिखता है इविंग सार्कोमा में दिखता है, और एक जगह पे दिखता है, वो दिखता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में भी दिखता है। जहाँ पे ऑनियन स्किन बता दिया वहाँ पे इविंग सार्कोमा एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। सनबर्स्ट अपीयरेंस कहाँ पे दिखता है, ऑर्थोपेडिक से क्वेश्चन आता है, वो आता है कि ऑस्टियोसार्कोमा में दिखता है। सनबर्स्ट अपीयरेंस ऑस्टियोसार्कोमा, ऑनियन स्किन अपीयरेंस इविंग सार्कोमा एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, वेरोके बॉडी श्वानोमा। फिर अब आता है फ्राइड एग सेल। फ्राइड एग सेल अपीयरेंस कहाँ पे दिखता है, ये दिखता है ओलिगो डेंड्रोग्लायोमा। इसके इमेजेस भी है, इमेजेस भी आप देख लो एक बार। तो मेरा भी मार्कर ख़त्म हुआ है इसलिए मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर सकता, इसलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट में जितना भी बाकी का जो भी है चंक वो मैं आपके सामने रख दूंगा। आपको ये 3 वीडियोस जो मेरे हैं ये लास्ट मोमेंट के रिवीजन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe